हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10th का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हम देख चुके थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है। लार्ज स्केल पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री का क्या रोल है, और हमने आइडियल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की बात करी थी। ठीक है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। देखो, सिंपल सीधी बात है, ध्यान से सुनना। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। ध्यान से सुनना। एक चीनी की फैक्ट्री है, तो चीनी की फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? खेतों से आ रहा है ना, गन्ना खेतों से आ रहा है, उसी से चीनी बनती है। तो जिस भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है ना, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वही कहलाती है जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या हो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से आता हो। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो लोहा है, लोहा खेतों में तो उगता नहीं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो है नहीं। लोहा जो है उसको माइनिंग करके निकालते हैं, लोहा हो गया, कोल हो गया, तो वो क्या है, वो आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है जी, समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सिंपल था। अब इसकी एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछी जाती है। ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? द इंडस्ट्री या इंडस्ट्री दैट यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी थी, मैंने लिख दिया आपके लिए कि वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कैसे हैं कहते हैं। जैसे कि चीनी की इंडस्ट्री, चीनी में रॉ मटेरियल क्या लगता है? अपना गन्ना लगता है, तो वो है। जूट इंडस्ट्री या जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें जूट यानी जो जूट के वो बनते हैं ना, बैग्स बनते हैं। ठीक है। जिसको बोरी कहते हैं, तो बोरी का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? वो भी खेतों में उगता है, जूट। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन के कपड़े आते हैं, ठीक है, तो कॉटन जो है वो कहाँ पर होता है? वो भी अपना खेतों में उगता है, तो वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की डेफिनेशन है इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो कि मिनरल्स और मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सिंपल था ना ये। जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ये जो कार वगैरह बनाती है, तो कार की जो भी पार्ट्स होते हैं क्या वो खेतों में उगते हैं? क्या उसका जो स्टीयरिंग व्हील है या जो उसकी बॉडी, ऐसा नहीं है ना। वो तो जो अगर उसकी बॉडी लोहे से बन रही है या किसी भी मेटल वगैरह से बन रही है, तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है मेटल वगैरह, पता ही है आपको, आयरन ओर वगैरह, मेटल वगैरह। तो ये क्या है? ये आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री भी, जैसे फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं ना, फर्टिलाइजर समझते हो ना आप, जो खेतों में डाले जाते हैं, वो भी आपका एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, एनपीके सुना होगा आपने, एक 8th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम। ठीक है। एनपीके होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम, और वो क्या है, वो केमिकल यूज़ होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ठीक है। तो वो भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, समझ आ गया? यानी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल। ठीक है। सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल के हिसाब से 2 में बटा हुआ है। ओके। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब मेन रोल का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सीधी बात है। अगर वो इंडस्ट्री जो भी चीज़ बना रही है वो अगर फाइनल कंज्यूमर के लिए बना रही है, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि चीनी की जो फैक्ट्री है, वो अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल देखे ना, तो वो क्या है? कंज्यूमर इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो अब कहीं और तो जाएगी नहीं, सीधा कंज्यूमर के पास बिकने के लिए जाएगी। ठीक है। पेपर जो है वो और किसी फैक्ट्री में नहीं जाएगा उसको प्रोसेस होने के लिए। अब वो जो भी पेपर बना है इंडस्ट्री में से, वो सीधा का सीधा बिकने के लिए चला जाएगा। टूथपेस्ट होता है वो सीधा का सीधा लोगों के पास बिकने के लिए चला जाएगा। जो फैन है वो भी सीधा का सीधा लोगों के पास बिकने के लिए चला जाएगा। तो जो भी इंडस्ट्री का जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जब वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास बिकने के लिए जाता है, तो उसको हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट जो बनाया जाता है और दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है,
उसको हम कहते हैं की इंडस्ट्री। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो आयरन और स्टील एक फैक्ट्री है, वो सिर्फ ओर से जो मतलब ज़मीन से जो लोहा वगैरह स्टील वगैरह निकलता है ना, उसको थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करके थोड़ा सा एक सही और स्टेबल फॉर्म में बनाती है, और जिसमें से सारे के सारे जो दूसरे इम्प्योर प्रोडक्ट होते हैं ना, जो भी उस ओर के अंदर होते हैं, उसको साइड कर देती है और सिर्फ आयरन और स्टील का एक मतलब ऐसी ढांचा वगैरह बना देती है यहाँ, ठीक है। अब वो जो आयरन और स्टील है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि उससे कार बनाई जाए, ठीक है। और उसको दूसरी इंडस्ट्री में, जैसे कि मान लो बर्तन वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि उससे बर्तन बनाए जा सके, और भी अलग अलग इंडस्ट्री में भेजा जाता है। तो वो क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्री, यानी कि वो अभी भी रॉ मटेरियल है दूसरी इंडस्ट्री के लिए, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते लोहा बनाया डायरेक्टली लोगों को बेच दिया वो लोहा, ऐसा नहीं होता, उसको दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है। आपने ऐसा देखा है कि जो भी लोहा वगैरह होता है वो डायरेक्टली आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है और बोला जाता है कि खुद ही कार बना लो, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो वो जो लोहा वगैरह होता है या जो भी की इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होता है वो दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है ताकि उससे एक नई चीज़ बनाया जा सके। तो वो होता है बेसिक और की इंडस्ट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मेन रोल जो होता है वो दो इंडस्ट्री में बटा हुआ होता है, एक तो बेसिक, ठीक है, जिसको की इंडस्ट्री भी बोला जाता है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। सो कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए बनाया जाए, ठीक है, वो होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। और की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, जो क्या करता है, सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को दूसरी इंडस्ट्री में अदर गुड्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ करने के लिए भेजता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके जी, अब आते हैं हम नीचे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी उस पर पैसा कितना लगाया जा रहा है। देखो सिंपल सीधी बात है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में 1 करोड़ से कम पैसे लगाए जाए ना, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, जैसे कि टॉय इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, तो वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा क्योंकि उसमें जो कैपिटल लगता है वो 1 करोड़ से कम लगता है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्शन जो है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा लगती है। जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, जैसे कार बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4-5 कार मिलके ही वो 1 करोड़ हो जाती है वो जब कार होती है। तो सोचो कि कितना पैसा लगाया गया होगा उस इंडस्ट्री में, 1 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा लगाया गया होगा। तो वो क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सो जिस भी इंडस्ट्री में कैपिटल 1 करोड़ से कम हो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जिस भी इंडस्ट्री में 1 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल लगा हो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाता है, ठीक है जी। ओके जी, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि वो इंडस्ट्री किसकी है। अगर वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है, ठीक है, अगर वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है भेल, ये भेल पापड़ी वाली नहीं है, दूसरी वाली। तो भेल होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, और एक होता है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों की दोनों जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट रन करती है, तो ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। जिस भी इंडस्ट्री की ओनरशिप, ठीक है, गवर्नमेंट के पास हो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएगी। ओके जी, क्लियर हो गया। तो वही है कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि भेल हो गया, सेल, एग्जाम्पल है। और फुल फॉर्म आती है दोस्त, याद करनी है फुल फॉर्म आपको, ठीक है, भेल की और टिस्को की। ओके, एक होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जिस इंडस्ट्री की ओनरशिप, ठीक है, किसी एक बंदे के या एक ग्रुप के हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, एक बंदे के हाथ में हो या अपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो। जैसे कि रिलायंस किसकी है, अंबानी की, अंबानी एक बंदा है, ठीक है, या अंबानी ग्रुप की है तो वो कुछ ग्रुप के लोग हैं। तो इसका मतलब वो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये हमारे रतन टाटा जी की है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी, मैंने देखा है, बहुत अच्छा डोनेट वगैरह करते हैं। एक अलग से उन्होंने एक वो बना रखी है अपनी एक करने की, डोनेशन करने के लिए वो बना रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो टिस्को जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। और डाबर हो गया, ठीक है, डाबर लाल, ओके, एक बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जिसकी जो ओनरशिप होती है और ऑपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ओके जी, एग्जाम्पल दे दिए, फुल फॉर्म याद रखना टिस्को की। और आ जाता है 1 मार्क्स पे पक्का क्वेश्चन आता है, जब मैं इसके MCQ करवाऊंगा ना तब आपसे पूछूंगा, ठीक है। ओके, एक होता है जी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, बड़ा सिंपल है, जिसका कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास भी हो और प्राइवेट लोगों के हाथ में भी हो, ठीक
ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसका कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट के हाथ में भी है और प्राइवेट के हाथ में भी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके देखते हैं। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ा ईजी रहे। जैसे दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट के भी शेयर है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। वैसे मेट्रो का तो कोई लेना देना है नहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, है ना, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जिसका गवर्नमेंट भी ओन या कंट्रोल करे उसको, और प्राइवेट इंडिविजुअल भी ओन एंड कंट्रोल करे, यानी गवर्नमेंट का भी शेयर उसमें, प्राइवेट का भी शेयर। जैसे हमारी दिल्ली मेट्रो हो गई, ठीक है, तो उसमें जो 51% जो शेयर है वो गवर्नमेंट का है, 49% जो शेयर है वो इंडिविजुअल का है या प्राइवेट ओनर का है, ठीक है। तो वो एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट सेक्टर कहलाएगा वो, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर वही होता है विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट यानी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एंड इंडिविजुअल, ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो इसका एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? ओके जी। अब आते हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री पे, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री पे। अगर आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट देखा होगा। अच्छा एक और बात यार, जितने भी चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर आप सारे के सारे चैप्टर देख सकते हो। ओके जी। सो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है? जिसको प्रोड्यूसर, सप्लायर और वर्कर रन करे। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है? याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था मनी एंड क्रेडिट में, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया था, जो है ना बहुत सारे गांव के कुछ लोग मिलकर अपने पैसे इकट्ठा करते हैं, है ना, और उसमें कोई ओनर नहीं होता, ठीक है, वो जो मेंबर होते हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं। सारे के जितने भी लोग होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो सारे के सारे उसी के मेंबर होते हैं। तो वैसे ही है अपने कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। इसका कोई एक ओनर नहीं होता, ठीक है। जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, जितने भी सप्लायर होते हैं जो रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और वर्कर खुद, ये सारे के सारे इस कंपनी को या कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को चलाते हैं, ठीक है जी। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो बढ़ता है हर एक बंदे में, मतलब प्रोड्यूसर में भी प्रॉफिट बढ़ता है, सप्लायर में भी प्रॉफिट बढ़ता है, और जो वर्कर होते हैं उनमें भी प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ता है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला प्रॉफिट बढ़ता है। देखो अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री हुई ना, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्करों को सैलरी दी जाती है, प्रॉफिट से वर्कर का कोई लेना देना नहीं, और पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा होता है। बट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका जो शेयर है वो वर्करों में बढ़ता है, और लॉस का भी जो शेयर है वो वर्करों में बढ़ता है। मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 100 रुपये बटेंगे वर्करों में, ठीक है, और प्रोड्यूसर में और सप्लायर में। बट ऐसा नहीं होता पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में वर्कर को कोई लेना देना नहीं है जी, प्रॉफिट हो या फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उसको बस अपने पैसे से मतलब है। प्राइवेट सेक्टर में भी सेम है, प्रॉफिट या लॉस हो, आपको वर्कर को सैलरी देनी ही पड़ेगी, कम नहीं दे सकते आप, उतनी ही देनी पड़ेगी। बट कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या होता है कि वर्कर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का भी शेयर दिया जाता है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी वर्कर को ही बेयर करना पड़ेगा, और सप्लायर और प्रोड्यूसर को ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर एंड बोथ, ठीक है। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनेटली, ठीक है जी। इसका कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, वो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, वर्कर मिलकर चलाते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है उस शुगर इंडस्ट्री में वो वर्करों में बढ़ता है, ठीक है जी। और हो गया अपना कॉयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक कॉयर इंडस्ट्री क्या होता है, ये जो धागे वगैरह नहीं होते, जूट वगैरह के जो फाइबर वगैरह होते हैं, तो ये होता है कॉयर इंडस्ट्री। जो नारियल के उससे छाल से बनाए जाते हैं ना, उस इंडस्ट्री में कुछ मैट वगैरह बनाई जाती है उसकी, तो होती है कॉयर इंडस्ट्री, ठीक है। ये याद रखना, सिंपल है। कॉइन इंडस्ट्री नहीं है ये, कॉइन सिक्के बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है ये, कॉयर इंडस्ट्री। कॉयर इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो नारियल के वो छिलके होते हैं ना, उससे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है, तो उसको आप कॉयर इंडस्ट्री कहते हो, ठीक है जी। क्लियर हो गया। ये केरला के अंदर ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि ये भी जो कॉयर इंडस्ट्री है इसको वर्कर वगैरह मिलकर चलाते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह और इसके सप्लायर वगैरह रॉ मटेरियल के मिलकर चलाते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल या वेट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो सिंपल सीधी बात है, एक होती है लाइट इंडस्ट्रीज और एक होती है हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री वो होती है जिसमें रॉ मटेरियल भी बहुत हल्के यूज़ होते हो, और जो फाइनल प्रोडक्ट है जो बनता है वो भी हल्का है। जैसे कि मान लो आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो भी लगता है प्रोडक्ट वो भी बहुत ही छोटा और हल्का होता है, और जो बल्ब बनता है फाइनल प्रोडक्ट जो बल्ब बनता है वो भी हल्का होता है। तो ये होती है लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे आपके प्लग हो गए,
ठीक है, प्लग हो गए, और जो आपका बोर्ड हो गया लगाने वाला, ठीक है, जिस पे आप प्लग लगाते हो, वो सारी की सारी लाइट इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर हल्के हल्के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और एक होता है हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर बिल्कुल भारी भारी बल्क में भारी भारी जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, और साथ में जो चीज़ बनती है वो भी एक भारी चीज़ बनती है, जैसे कि कार इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल, जिसको कार इंडस्ट्री कहते हैं। जो कार इंडस्ट्री है उसमें देखो इतनी बड़ी कार बनती है, इतनी भारी कार बनती है, तो एक हैवी इंडस्ट्री में आता है। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, वो भी बहुत भारी होते हैं, स्टील और आयरन जो होते हैं, तो वो भी आपका है एक हैवी इंडस्ट्री में आता है। समझ आ गया ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड्स के हिसाब से दो में बांटा गया, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल और जो फिनिश गुड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, और जो लाइट इंडस्ट्री वो होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही लाइट होता है। ठीक है, दैट यूज़ लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब है ना, मैंने आपको बताया था एक एग्रो बेस इंडस्ट्री का। ठीक है, याद होगा आपको एग्रो बेस इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम धागों वगैरह के बारे में, ठीक है, धागे जो वगैरह होते हैं, जैसे जूट इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें जो धागे हैं वो कहाँ से आते हैं? मतलब जो जूट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? खेतों से आता है ना, जूट खेतों में उगता है। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है? कॉटन कहाँ से आता है? मतलब कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको बनाने के लिए जो कॉटन होता है वो कहाँ से आता है? खेतों से आता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर बनाने के लिए जो गन्ना यूज़ होता है वो कहाँ पर उगता है? खेतों में उगता है, तो खेतों से आता है। तो ये के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। तो हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक पार्ट पढ़ते हैं पहले तो। ठीक है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बता ही चुका हूँ मैं आपको। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, जो भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल यूज़ करता है उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर धागे बनते हैं, धागों से चीज़ें बनती है। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हो गई, वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, कॉटन पहले खेतों से आता है, फिर उसका धागा बनता है, तो जो वो एक एग्जाम्पल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है जी, और साथ में जूट इंडस्ट्री, जूट का भी क्या होता है? खेतों से मंगाया जाता है, फिर उससे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। और जूट की मैट वगैरह बनाई जाती है, चटाई वगैरह बनाई जाती है, तो वो भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि उसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। ठीक है, कितने लोग हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं? ये क्वेश्चन आता है दोस्त, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। जितने भी इंडस्ट्री में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पहले देखते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरीली कंसर्न विद द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यार्न, क्लोथ एंड क्लोथिंग। मैंने आपको बता ही दिया था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यार्न यानी धागों वगैरह से और क्लोथिंग वगैरह में डील करती है, और इस चीज़ को देखती है कि डिज़ाइन वगैरह क्या होना चाहिए। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? धागों के बारे में और कपड़ों के बारे में हम बनाते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, और जो सेकंड पॉइंट है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो एक यूनिक पोजीशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में। मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो टेक्सटाइल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.3 टू द कंट्रीज GDP। मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा है ना, ये मैंने लिया था जैन 2020 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा वेरी कर सकता है आपकी बुक से, बट अगर आप न्यू डेटा लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2.3% जो हमारी GDP है उसमें मतलब हमारी GDP में जो कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो 2.3% है। यानी 2.3 हमारी टोटल GDP जितने भी करोड़ है ना, जितने भी अरब है, जितने भी बिलियन है, ठीक है, उसमें 2.3% जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द 13% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, उसका 13% तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट है कि 12% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी बाहर से जितना भी पैसा आता है ना, वो ज़्यादातर हम जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीज़ें भेजते हैं ना बाहर, उसी से आता है, जो कि 12% बहुत है। यानी मान लो अगर बाहर की कंट्री से अगर $1000 आ रहे हैं, तो $1000 में से 120 जो डॉलर होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रेजेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन दी कंट्री। इसका मतलब है कि सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लोगों को इंडिया के अंदर जॉब जो है वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री देता है। ठीक है,
अबाउट 45 मिलियन लोगों को जो जॉब है वो कौन देता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी 45 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी धागों वगैरह से रिलेटेड होती है ना। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो होते हैं, एक तो कॉटन टेक्सटाइल और एक होता है जूट टेक्सटाइल। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कॉटन से बनी चीज़ें या कपड़े वगैरह आते हैं उसमें, और जूट टेक्सटाइल में जूट से बनी चीज़ें वगैरह आती है, जैसे जूट के बैग हो गए, ठीक है, जूट की रस्सियाँ हो गई। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखने आता है ना, तो ये ज़रूर लिखना है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जिसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें लगती है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इंडिया के अंदर ही मिल जाती है, हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, तो मोबाइल इंडस्ट्री में हमें क्या करना पड़ता है, मोबाइल के जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं वो हमें दूसरी कंट्री से मंगवाने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे बैटरी हो गई या आप मान लो कोई छोटा प्रोडक्ट की बात करो, ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। बट अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, जो भी मशीनें लगती है, जो भी चीज़ें लगती है, वो सारी की सारी हमें इंडिया में ही मिल जाती है, हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब यही है कि जो इंडिया है, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है, ठीक है, और कंप्लीट इन वैल्यू चेन फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल से लेकर जितनी भी चीज़ें लगती है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो हमको इंडिया के अंदर ही मिल जाती है, हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ऐसी अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है जी, ये याद रहेगा, आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको इसकी एक फिगर भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर कैसे जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट कैसे? तो देखो जी, हम रॉ फाइबर, जो हमारा रॉ फाइबर है, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है कॉटन की, ठीक है, कॉटन के कपड़े बनाती है, तो जो रॉ मटेरियल है जो कॉटन है वो कहाँ उगता है? वो भी इंडिया में उगता है। फिर स्पिनिंग करके उसका धागा बनाते हैं, तो जो धागे की मशीन होती है वो भी इंडिया में बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं उसको मतलब सिल के वगैरह करके, ठीक है, वीव करके उसको हम निट करते हैं और उसकी वजह से फाइबर बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं उससे, तो वो भी इंडिया में बनता है। और जो मशीन करती है वो भी इंडिया में बनती है। और उसके बाद जो हम कलर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, फिनिशिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, वो भी इंडिया के अंदर होता है। और फिर जो मैन्युफैक्चर होता है पूरा का पूरा प्रोडक्ट वो भी इंडिया के अंदर ही होता है। तो यानी कि हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जो भी चीज़ें बनती है या जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी इंडिया के अंदर ही हमें मिल जाती है। ठीक है जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये याद रखना है आपको। ओके जी, तो यहाँ पर होता है आपका सेकंड पार्ट खत्म। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो अभी तक आप देख रहे हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और यार मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा है मेरे, उसको भी सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब को कंटिन्यू करूँ, आप तो पहले ही करियर को डुबाने में लगे हो, तो उसको भी सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, मैं उस पर भी बहुत बढ़िया चीज़ डालूंगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी वो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एमसीक्यू वगैरह भी अपलोड कर रखे हैं तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का। और साथ ही में अगर आपको नोट चाहिए होंगे, ध्यान से सुनना, अगर आपको नोट चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक जीपी लिंक का दे रखा होगा, उसमें नोट्स होंगे। अगर आपको जीपी लिंक डाउनलोड करना नहीं आता, जीपी लिंक से नोट्स डाउनलोड करना नहीं आता, तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है। ठीक है, जब आप डाउनलोड करोगे ना तो आप मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे डाउनलोड करने के बाद उस पर, तो आप चैनल पे आ जाओगे। मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखना, 10 लिखना, तो आप मेन पॉइंट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ओके, और वहाँ पर आपको जितने भी नोट्स मैंने अपलोड करे होंगे ना उनका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिंक वहाँ पर अपलोड करता हूँ, बाकी यहाँ पर आपको जीपी लिंक में मिलेगा। अगर आपको जीपी लिंक डाउनलोड नहीं करना आता उसकी भी वीडियो मैंने दे रखी है। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोबारा से बोल रहा हूँ, दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।